जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन शिव शक्ति में बड़ी सफलता। इसरो और नासा का पहला जॉइंट मिशन हुआ लॉन्च। भारतीय सेना के सारे एम्यूनिशन इस वर्ष के अंत तक हो जाएंगे 100% स्वदेशी। 2035 तक भारतीय वायुसेना को 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स देने की योजना। और भारतीय नौसेना के लिए बड़े साइज की अनमैन्ड सबमरीन्स का कार्य हुआ शुरू। ऑपरेशन महादेव के बाद अब भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की एक बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है और इस दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड भी किया गया है। और होरीफाइड किए गए इन सुअरों के पास से AK राइफल्स, उनकी मैगजीन, उनके एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स, तो इस तरह के वॉर लाइक स्टोर्स भी बरामद किए गए। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है। इसके अलावा कुपवाड़ा में एक अन्य ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एक टेररिस्ट एसोसिएट को भी गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक AK-47 राइफल, उसकी 3 मैगजीन्स, 17 UBGLs यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और बाकी एम्यूनिशन और वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए। और ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन था। लेकिन आज लद्दाख से भी एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ लैंडस्लाइड की वजह से हुई एक दुर्घटना में हमारे 2 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिनके नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस ताफेदार दलजीत सिंह। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जबकि इसी दुर्घटना में हमारे 3 अन्य ऑफिसर्स भी घायल हुए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुर्घटना सुबह करीब 11:30 बजे गलवान में दुर्बुक के पास हुई है। और हमारे जो 3 अन्य ऑफिसर्स इसमें घायल हुए हैं तो उनके नाम हैं मेजर मयंक शुभम, मेजर अमित दीक्षित और कैप्टन गौरव। तो आज आखिरकार बुधवार को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो और नासा के जॉइंट मिशन निसार को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और इस लॉन्च के लिए GSLV F-16 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इस मिशन का जो लाइफ स्पैन है वो 5 वर्षों का है और इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी के इकोसिस्टम्स और नेचुरल हजार्ड्स को स्टडी करेगी। और पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए बनाई गई ये दुनिया की पहली डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि हर एक 12 दिन में पूरे प्लेनेट को ही स्कैन करेगी और वो भी सेंटीमीटर लेवल की प्रिसिशन के साथ। और ये जो सैटेलाइट है हर दिन 85 टेराबाइट्स का रॉ डेटा जनरेट करने में सक्षम है, यानी कि जो निसार सैटेलाइट है वो पृथ्वी का एक बहुत ही मैसिव डेटा कलेक्ट करेगी। और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये एक ऐसी कैपेसिटी है कि आप हर दिन 21,000 से अधिक HD मूवीज़ को स्टोर कर रहे हैं। इसरो ने इस मिशन में S बैंड के रडार, सैटेलाइट बस और लॉन्च सर्विसेज को विकसित किया है, जबकि नासा ने इसके L बैंड रडार, हाई रेट का डेटा रिकॉर्डर और एंटीना रिफ्लेक्टर को विकसित किया है। नेवल आर्मामेंट के प्रिंसिपल डायरेक्टर के मुताबिक भारतीय नौसेना ने एम्यूनिशन के अलग अलग कैटेगरीज में 70% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है और अपनी इन्वेंट्री को इक्विप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपीस तक के ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए और जबकि और भी कई सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला की तरफ से बताया गया है कि आर्मी की इन्वेंट्री में जो एम्यूनिशन के 175 वेरिएंट्स हैं तो उनमें से 154 वेरिएंट्स में हमने स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया है और इस वर्ष के अंत तक इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो एम्यूनिशन है वो 100% स्वदेशी हो जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि इंडियन आर्मी का जो भविष्य है वो अब से केवल युद्ध भूमि में नहीं बनेगा, बल्कि वो आपकी फैक्ट्रीज और आपके R&D सेंटर्स में भी बनेगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है कि इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को देखते हुए अब नया टारगेट बनाया गया कि 2035 तक इंडियन एयरफोर्स को करीब 350 नए फाइटर्स मिले और जिनमें 60 5th जनरेशन के फाइटर्स हो सकते हैं। UNSC की जो सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है तो उसने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में पहलगाम हमले के लिए TRF को मेंशन करते हुए, जिसमें इस बात को भी मेंशन किया गया कि कैसे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी उसी दिन TRF ने ली थी और जिसमें उनके द्वारा हमले वाले जगह की एक तस्वीर को भी शेयर किया गया था। और साथ ही अगले दिन TRF ने फिर से इस हमले की जिम्मेदारी का दावा दोहराया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो TRF है वो कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन या यूँ कहें सुअरों के संगठन लश्कर का ही एक नया फ्रंट है, जिसे बनाया गया है पाकिस्तान मिलिट्री के ही सपोर्ट के साथ। और उसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य ये था ताकि TRF को एक आतंकी संगठन से हटकर दिखाया जा सके। इसी वजह से इस बार इसका जो नाम है वो सबसे अलग रखा गया। लेकिन पाकिस्तान की जो प्लानिंग है ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। बाकी इसी रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि ये जो हमला है यह बिना लश्कर के सपोर्ट के नहीं हो सकता है और निश्चित रूप से लश्कर और TRF के बीच रिश्ता है। और आपको ये भी बता दें कि 2019 के बाद से UNSC की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसमें पहली बार इस पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर के बारे में मेंशन किया गया है।
और इंटरेस्टिंग बात ये तब हुआ है जब पाकिस्तान 2025-26 टर्म के लिए यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अभी शामिल है। और पाकिस्तान ने प्रयास पूरा किया था कि टीआरएफ का नाम इस रिपोर्ट में ना आए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह है। भारत ने औपचारिक रूप से XLUUV यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल, जिन्हें आप एक तरह के अनमैन्ड सबमरीन्स भी कह सकते हैं, तो इसके निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है, जो कि भारतीय नौसेना के अंडर वाटर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगा। ये परियोजना उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें बड़े साइज के अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को विकसित किया जाना है, खास करके इंडियन ओशन रीजन में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए। और भारत का जो पहला XLUUV होगा उसका नाम होगा जलकापी, जिसकी प्लेट कटिंग सेरेमनी अभी हाल ही में गुजरात फैसिलिटी में आयोजित की गई थी। और इनिशियली 20 टन तक की वेसल बनाई जा रही है, लेकिन आगे चलकर 100 टन तक की भी अनमैन्ड वेसल्स को बनाए जाने की योजना है। जो जलकापी है वो 11 मीटर लंबी होगी और ये 300 मीटर गहराई तक ऑपरेट करने में सक्षम होगी और ये पानी के नीचे 30 से 45 दिन तक लगातार रह सकेगी। बाकी एडवांस सेंसर पैकेज, हाई डेफिनेशन कैमरास, इन्वायरमेंटल सेंसर्स, तो इस तरह के अलग अलग इक्विपमेंट से लेस रहेगी और इसका काम होगा इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलियंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सी बैट की मैपिंग करना। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए BRO के नायक रितेश कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही विशाल चौधरी और सिपाही बबलू सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2011 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार जयपाल सिंह और लांस नायक देवेंद्र सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में ही एक ऑपरेशन के दौरान भारत के कैनाइन वॉरियर एक्सेल ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान नायक सी सुबई वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पास वर्तमान समय में टोटल कितनी सबमरीन्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।